62 वर्षीय हरिदास ठाकुर पिछले साल शिक्षा विभाग से क्या रिटायर हुए। इनकी जिंदगी ही मुश्किल हो गई क्योंकि वे कहते हैं कि पेंशन के नाम पर उन्हें जो मिलता है उससे महीने में सिर्फ एक गैस सिलेंडर ही आ सकता है। क्या होता गुरुजी अकाउंट में, हम तो देखते ही नहीं अकाउंट में, उससे उससे तो निकालना ही पड़ता है। कहाँ से क्या करना उसको निकाल के हम गुजारा करते। सड़क में चाय बेच के लोगों का जूठा मलते हैं। बड़ी मुश्किल से IRDP के माध्यम से नौकरी लगे थे, अब वहाँ से भी नीचे डाउन कर दिया हमारे। शिमला से लगभग 1 घंटे की दूरी पर कुफरी के पास वे एक चाय की छोटी सी दुकान चलाते हैं। कुफरी की बर्फीली हवा में इनको इंतजार रहता है कि कोई मुसाफिर यहाँ रुककर गर्म चाय के साथ ऑमलेट या मैगी खा ले और उनके कुछ पैसे बन जाएं। कहाँ से आए आप? अच्छा, ठीक है, मैगी खाएंगे ना? अच्छा, फिर सर हमारे को एक घोषणा की थी कि 60 साल से ऊपर जो है वो सबको वो क्या ना पेंशन देंगे। वो पेंशन वगैरह भी कुछ नहीं। वो बोलते तुम तो भाई इस वाले क्या नाम NPS वाले हैं, तुम्हारे को वो 2000 रुपये नहीं मिलेंगे। वो उसके लिए भी मना कर दी हमारे को। फिर बोलते 25 साल से 25 बीघे के पास जितनी ज़मीन है उनको 2000 रुपये मिलेंगे। तो उसको भी उससे भी वंचित कर दिया कि तुम तो NPS में, वो भी तुम्हारे को 2000 भी नहीं मिले। तो सर हम कहाँ जाए फिर, आप बताइए। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीति पेंशन के इर्द गिर्द घूम रही है। नई पेंशन स्कीम यानी NPS में आने वाले सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं और ये चुनाव में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हिमाचल में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आते ही सबसे पहले OPS लागू करने की घोषणा की है। NPS से रिटायर हो चुके कर्मचारी तो दुखी हैं ही, नौजवान कर्मचारी भी अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। जो हमारे साथ के जो लोग थे जो रिटायर हो रहे हैं और उनसे जब हमारी बातचीत होती है तो जिस प्रकार का रुझान उनका आ रहा है उस भविष्य को देखते हुए हम अपने भविष्य से भी चिंतित होते हैं। क्योंकि वक्त जब अभी अनुकूल है, अगर अनुकूल वक्त में हम अच्छे से इसको क्लिक कर जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद वाला वक्त भी अनुकूल रहेगा। और जैसे महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, जब हम सेवानिवृत्त होंगे तो उस वक्त की पेंशन होगी, उससे मात्र हमारा घर का खर्चा भी नहीं चलेगा। लगभग 1.5 लाख कर्मचारी NPS में आते हैं, पर साथ ही कुछ पुरानी पेंशन स्कीम वाले भी इनके आंदोलन में इनके साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि पुरानी पेंशन से उनका अपना गुजर बसर अच्छा खासा हो जाता है। मैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज ए सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ हूँ 2011 में। मुझे आज एज ऑन टुडे 48,000 के करीब पेंशन मिल रही है। मॉरल सपोर्ट नहीं है, उससे तो हमारे तो जो क्या कहते हैं टिश्यूज है बुढ़ापे के, वो भी मल्टीपल हो जाते हैं। जब हर महीने पेंशन इसमें आती है तो हम खुल के पैसा खर्च करते हैं, पोतों पे भी करते हैं, दोतों पे भी करते हैं, खुल के पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि वो तो हर महीने आ रही है तो हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता है उसके। हम क्योंकि छठे महीने के बाद जो है ना 3-4% बेसिक पेंशन में उछाल आ जाता है, वो क्या कहते हैं अलाउंसेस में, तो उससे तो हमारा बहुत अच्छा चला हुआ है। और ये ओल्ड पेंशन बुढ़ापे में है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रोविज़न है कि ओल्ड पेंशन सबको मिलनी चाहिए जो अपना जवानी पूरी किसी डिपार्टमेंट में लगाता है। नई पेंशन स्कीम के तहत आने वाले लोगों ने एक यूनियन भी बना ली है और चुनाव के नज़दीक इन्होंने अपना आंदोलन भी काफ़ी तेज़ कर दिया। तो हमने प्रयास शुरू किया, हमने पेंशन व्रत हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर की, हमने पेंशन संकल्प यात्राएं हर जिले में की, हमने पेंशन अधिकार रैलियां की, हमने हर ब्लॉक के अंदर जाकर लोगों को जागरूक किया, वहाँ पे भी हमने यात्राएं की, हमने ज्ञापन सौंपे विधायकों से लेके सांसदों के घर के बाहर जाके हमने फिर से व्रत किए। तो इस तरह से हमने जो भी हम मूवमेंट कर सकते थे हमने वो मूवमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर किया और लगभग 3 साल तो हमें ऐसे हो गए संघर्ष करते करते कि आज ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 पर पहुँचा है। NPS कर्मचारी नई पेंशन स्कीम में कई खामियां गिनाते हैं, जैसे OPS में पेंशन हेतु वेतन में कटौती नहीं होती। NPS में पेंशन हेतु प्रतिमाह 10% की कटौती होती है। OPS में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि NPS में GPF की कोई सुविधा नहीं है। OPS में सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन की राशि पर गारंटीड पेंशन का प्रावधान है। NPS में सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन की राशि पर पेंशन का प्रावधान नहीं है।
एनपीएस में पेंशन निश्चित नहीं है, ये शेयर मार्केट व बीमा कंपनी पर निर्भर है। माहिर क्या कहते हैं, क्या पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जा सकता है? आपका जो विधानसभा का पटल पे जो है प्रश्न जब हुआ था तो इनके वित्त विभाग ने ही ये आंकलन किया है कि हम एक मुश्त जो अगर हम इसको रिजॉल्व करना चाहेंगे तो 2000 करोड़ रुपए का बर्डन है और उसके बाद जो साल दर साल जो 500 करोड़ रुपए का जो बर्डन है। लेकिन जो एनएसडीएल को हम बार बार कह रहे हैं कि एनएसडीएल को जो पैसा दिया जा रहा है वो एनएसडीएल को 1126 करोड़ रुपए सालाना दिए जा रहे हैं, जबकि भार क्या है सालाना 500 करोड़ रुपए का। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक विल पावर की बात है कि आपको उसको कर सकते हैं नहीं कर सकते। हिमाचल के लिए अभी ओपीएस को वापस बहाल करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हिमाचल का मैं जैसे रेवेन्यू या इनकम डेटा देख रहा था कि करंट जो ओपीएस हमारा करंट जो हिमाचल का पेंशन में अमाउंट स्पेंड हो रहा है एक्सपेंडिचर वो 7500 करोड़ के आसपास है। और अगर हम इसको ओपीएस में कन्वर्ट करते हैं तो एक ब्रॉडर असेसमेंट विच इज़ अराउंड बाय 2030 दिस बर्डन विल मल्टीप्लाई 4 टाइम्स और 30 करोड़ के आसपास ये हिमाचल का एक असेसमेंट है जो ओपीएस का 1.5 लाख के आसपास एम्प्लॉइज़ को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग है। करंट गवर्नमेंट भी इसको प्रॉपरली डील नहीं कर पाई कमिटमेंट्स के बाद, दे हैड टू विड्रॉ, क्योंकि ये इतना ह्यूज कोलोसल एक चैलेंज है फाइनेंस के लिए। खराब वित्तीय स्थिति की दलील पर हरिदास ठाकुर और गुस्से में आ जाते हैं। सरकार बोलती है वित्तीय स्थिति खराब है तो ये सबके लिए पेंशन बंद करो, सबके लिए बंद करो सर। हमारा कोई ठेका ही थोड़ी है कि 2004 के बाद जो है वो उनके लिए बंद की जाए पेंशन। सबके लिए बंद करो ना। अगर वित्तीय स्थिति खराब है तो सुधारो वित्तीय स्थिति, हमारे लिए भी बंद करो, सबके लिए बंद करो। ये हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होती है या फिर नई पेंशन स्कीम ही बनी रहती है, ये चुनाव के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन चुनाव से पहले ये सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा बना हुआ है और लगभग हर कर्मचारी की जुबान पर इसी की चर्चा है। अरविंद छाबड़ा, BBC, शिमला।